हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज है 13 अगस्त 2021, फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। देखिए आज की एनालिसिस जो है मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, एडिटोरियल सेक्शन से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए पहले एडिटोरियल में आपको दिखा देता हूँ कि आज हम जो एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्राइम एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये मिस्टर SY कुरैशी जी ने लिखा हुआ है। ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा आदमी इतनी एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई आर्टिकल लिखता है, कोई एडिटोरियल लिखता है, तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो हम इसको करने वाले हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो पार्लियामेंट लेमेंट जो है गवर्नमेंट ओनली नोज। तो ये पार्लियामेंट के बीच में और मैं अभी जो सेशन चल रहा है मानसून में, वहां पे सरकार के बीच में अपोजिशन के बीच में जो इशू चल रहे हैं उसको लेके है, तो इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा जो यहाँ पे है ये स्प्रेडिंग द नेट वैक्सीनेशन के बारे में ये काफी इसमें बता रखा है, तो ये रिपीटेड है, कई बार जो है यूज हो चुका है। इसको आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। ये जो अनसीन एंड अनकाउंटेड है ये रिकमेंडेड है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसको हमें एक चूज करना होता है, तो मैंने पहले वाला चूज कर रखा है ना। ये देखिए आप यहाँ पे जो ह्यूमन वॉरियर को लेके है, बर्ड थाउजेंड ईयर्स ओल्ड ग्रेव, इसको भी अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा आइडिया सेक्शन में आप इसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। इन द डार्क लाइट परसिस्ट, इसको आप जो है पढ़ सकते हो, ये भी आपके लिए रिकमेंडेड है। इट टॉक्स अबाउट द इंटॉलरेंस, इट टॉक्स अबाउट द थ्रेट टू सिटीजन राइट्स, प्राइवेसी, स्टोरी ऑफ करेज एंड द ट्रूथ टेलिंग, इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन हम जो करने वाले हैं वो रहेगा क्राइम एंड पॉलिटिक्स, बिकॉज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। चाहे वो आपका मेंस हो तो जीएस पेपर 2 में हम इसको कवर करने वाले हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में भी कई बार जो है यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका रीजन क्या है, राइट, और उसका सॉल्यूशन आप क्या सजेस्ट करते हो। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुरैशी जी का ये एडिटोरियल है, शानदार एडिटोरियल है, कुछ अच्छे पॉइंट मुझे यहाँ पे जानने को मिले हैं। देखिए पहली बात तो ये इंडिया में जो जो क्रिमिनलाइजेशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसको लेके कई सारी संस्थाएं, कई सारे एनजीओ वो लगातार काम कर रहे हैं। उसी तरह से एक एनजीओ है और एक उसने जो है एक सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कुछ समय पहले, और 2020 में बिहार असेंबली के इलेक्शन के समय में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लेके कुछ वर्डिक्ट सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आदमी इलेक्शन लड़ता है, जो भी कैंडिडेट, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने केस उसके ऊपर चल रहे हैं, उसको वो डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज इसको फॉलो नहीं कर रही हैं। इसके अगेंस्ट में एक कंटेम्प्ट प्ली डाली गई थी ब्रिजेश सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया था कि सर आपके ऑर्डर के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज इसको फॉलो नहीं कर रही हैं। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, उसके आदेश का पालन नहीं किया है, इसलिए कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो बीजेपी के ऊपर लगाया है, कांग्रेस के ऊपर भी लगाया है और जेडीयू के ऊपर भी लगाया है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना सीपीआईएम और नेशनल कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया है, क्योंकि ये लोग अपने कैंडिडेट्स की क्रिमिनल हिस्ट्री जनता को नहीं बताते हैं जो बतानी चाहिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? थोड़ा सा डेटा यहां पे देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का डेटा आप एग्जाम में भी कोट कर सकते हो अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस समय इंडिया में 233 एमपी जो लोकसभा में बैठे हैं, दे आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। देखिए 233 तो लगभग 40 से 45% हो जाता है ये। 2014 में यही नंबर था 187, और 2009 में यही नंबर था 162, और 2004 में यही था 128। तो अगर आप देखो पिछले 15 साल में फ्रॉम 2004 टू 2020 128 से लेके 233 तक हो गया है। मतलब डबल, लगभग डबल क्रिमिनल चार्जेस वाले लोग जो है वो आ रहे हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर। अब सोच के देखिए, मतलब कॉमन सी सेंस है भैया, जब क्रिमिनल लोग आएंगे पार्लियामेंट में तो कैसे लॉ बनाएंगे भाई? वो कोई जनता के फायदे के लिए लॉ थोड़ी बनाएंगे, वो तो अपने फायदे के लिए लॉ बनाएंगे, है ना। तो ये अभी ये बात है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉल्यूशन बताया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक फोन ऐप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक फोन ऐप बनाइए, उस फोन ऐप पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं
जो लड़ रहे हैं या जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, आप उनकी सारी क्रिमिनल हिस्ट्री की डिटेल दे सकते हो। इससे जनता के सामने जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है इस तरह की ऐप को लॉन्च करने के लिए सरकार को, है ना। तो यहाँ पे वो बात रहेगी। अब यहाँ पे जो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तरह का कोई कंक्रीट कानून बनाएंगे, क्योंकि इससे उनके जो उनका जो उनको नुकसान होता है ना। उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री जनता को पता चल जाएगी, जनता उनको वोट नहीं देगी। तो यहां पे ये बड़ी समस्या है। देखिए, यहां पे एक चीज आपको मैं बताता हूं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन हिस्ट्री के बावजूद भी ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कैंडिडेट को क्यों खड़ा करती हैं, क्यों उनको टिकट देती हैं। देखिए, इसके लिए जो सबसे बड़ा रीजन आता है वो रहता है विनिबिलिटी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन कैंडिडेट्स की क्रिमिनल हिस्ट्री होती है उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपने एरिया में उनका दबदबा होता है, वो बाहुबली होते हैं। तो जीतने की परसेंटेज, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज उनको टिकट देती हैं, जिसे कहा जाता है विनिबिलिटी। ठीक है, तो ये विनेबिलिटी जो है इसकी वजह से देते हैं। तो एक रीजन आप अपने एग्जाम में ये लिख सकते हो, और ये एक अच्छा सा इंग्लिश का वर्ड भी है, तो इसको अपनी वोकैबुलरी वाली नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो विनेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसके चांसेस जीतने के ज्यादा होते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज का एक और बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट है। उनका कहना है कि जो ये क्रिमिनल हिस्ट्री वाले कैंडिडेट खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और जनता अगर इनको जिता रही है तो ये किसका कसूर है भाई, ये तो वोटर का ही कसूर है। तो ये जिम्मेदारी वोटर्स की है कि ऐसे कैंडिडेट को इलेक्ट ना करें, ऐसे कैंडिडेट को वोट ना। तो पहली बेसिकली बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं, देखो हम तो इनको टिकट देंगे, अब ये जिम्मेदारी जनता की है, वोटर की है कि वो इनको वोट दें या ना दें। तो ये बड़ा ही वेग सा आर्गुमेंट है, क्योंकि जो जनता है मोस्टली इलिटरेट है, उनके डिसीजन को इंपैक्ट किया जा सकता है। कई बार वोट खरीदे भी जाते हैं, वो सब चीजें आपने यहाँ पे देखी होंगी। एक और आर्गुमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दिया जाता है, वो ये कहा जाता है कि कोई भी कैंडिडेट जब तक वो गिल्टी नहीं होता तब तक वो इनोसेंट होता है। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर केस चल रहा है कोर्ट में, या फिर उसके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई है, या फिर उसके खिलाफ जो है एफआईआर फाइल की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है। क्योंकि हमारे क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक उसके ऊपर उसका आरोप, उसका क्राइम वो फिक्स नहीं होता, वो प्रूव नहीं होता, तब तक वो इनोसेंट है। और इनोसेंट कैंडिडेट को टिकट भी हम लोग देंगे, और इनोसेंट कैंडिडेट जीत के भी आ सकता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो वैसे इस आर्गुमेंट में दम है कि नहीं, क्योंकि तो इनोसेंट है। जब तक तो गिल्टी, एक बार वो गिल्टी अगर प्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी जो कैंडिडेचर है वो तो वैसे ही रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस आर्गुमेंट में थोड़ा सा तो दम है। लेकिन यहां पे एक दूसरी समस्या है जो इस एडिटोरियल में मैंने पहली बार पढ़ा, पहले इस तरह का पैराडॉक्स मैंने सुना नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, जिस कैंडिडेट के अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन हमारी कंट्री में कई लाख ऐसे लोग भी हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है, मतलब वो अभी गिल्टी प्रूफ नहीं हुए हैं। इसका मतलब वो भी इनोसेंट है, लेकिन ऐसे लोगों की फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है। ना तो उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते, उनकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, उनको कहीं जाने की परमिशन नहीं होती है। अरे वो वोट तक नहीं दे सकते। एक तरफ आप कह रहे हो कि प्रूव होने से पहले वो आदमी इनोसेंट है, दूसरी तरफ आप अंडर ट्रायल कैंडिडेट को जो है वोट भी नहीं देने देते हो। जो लोग तो 3-3.5 लाख के लगभग लोग इस समय हमारे कोर्ट में ऐसे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी लोग होते हैं उनके लिए आप अलग प्रोविजन डाल रहे हो, और जो आम आदमी जो कोर्ट के अंदर है उनके आप अलग प्रोविजन डाल रहे हो। तो क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? एक तरफ वो आदमी, तो सोचने की बात है, ये बहुत सोचने का विषय है दोस्तों। एक आदमी जो अंडर ट्रायल है, जिसके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन जीत भी सकता है, लेकिन दूसरा आदमी जो सेम अंडर ट्रायल है वो वोट भी नहीं दे सकता।
तो कितना बड़ा मतलब एक क्रिमिनल आदमी जेल में बैठ के भी इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है, लेकिन आम आदमी अगर उसके ऊपर कोई चार्जेस लगा दिए गए तो वो वोट भी नहीं दे पाएगा। बहुत बड़ा ये पैराडॉक्स है। एक और एग्जांपल इसमें बहुत शानदार दिया गया है। रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, उनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया था ये कह के कि उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई है, उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए थे। भैया आरोपी तो लगाया है, वो गिल्टी थोड़ी प्रूफ हुआ है, और जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं होता इसका मतलब वो इनोसेंट है। तो यहां पे तो आप अलग लॉ अप्लाई कर रहे हो, जब वो पॉलिटिकल क्लास की बात आती है आप अलग लॉ अप्लाई करते हो, तो या तो उसको सभी के लिए अप्लाई करो, है ना। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, यहां पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक प्यून जो होता है, मतलब अगर आपके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल हो जाती है या कोई आपके खिलाफ गलत केस बना देता है, तो आप प्यून की भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है भैया, आप प्यून भी नहीं लग सकते हो किसी स्कूल में कॉलेज में, लेकिन इलेक्शन लड़ सकते हो। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड से भी ज्यादा हो गया। मैं तो यही बोलूंगा। तो यही यहां पे बड़ी बात है कि अंडर ट्रायल लोगों को आप वोट भी नहीं देने देते हो। तो ये जो पैराडॉक्स है, सुप्रीम कोर्ट के जो ये मिस्टर कुरैशी जी इनका ये कहना है कि ये सवाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी कई बार पूछा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। इस मामले में सभी चुप्पी साध लेते हैं। तो कुछ सोल्यूशन इन्होंने यहां पे बड़े शानदार सजेस्ट किए हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये सजेशन दिया है कि ऐसे लोगों को आप इलेक्शन मत लड़ने दीजिए जिन्होंने ऐसा क्राइम किया हो जिसके अंदर 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो। दूसरा, आप ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए जिनके ऊपर केस फाइल किया गया है 6 महीने, इलेक्शन से 6 महीने पहले, क्योंकि ये भी कहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो इन लोगों के खिलाफ जो केस डाले गए हैं वो ज्यादातर जो है वो पॉलिटिकल बहस निकालने के लिए लगाए गए हैं, एक्चुअल में वो क्रिमिनल नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा होता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, ऐसा भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसमें मेरिट भी है, आप झूठ मूठ का केस भी बना सकते हो किसी के खिलाफ। अगर आपके अपोजिशन में कोई आदमी खड़ा है इलेक्शन में, तो आप उसके खिलाफ झूठ मूठ का केस डाल के फाइल कर सकते हो, है ना, उसको फंसा सकते हो, एक्चुअली में इनोसेंट होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी यहाँ पे एक आर्गुमेंट रहता है। लेकिन इसी आर्गुमेंट के लिए सजेशन दिया गया है, अगर इलेक्शन से पहले किसी आदमी के खिलाफ 6 महीने पहले कोई चार्जशीट फाइल होती है तो आप उसको टिकट मत दीजिए। ऊपर से फास्ट ट्रैक कोर्ट को एस्टेब्लिश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रीवियसली बोला है कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में 1 साल में, मतलब ऐसे तो इन्होंने 6 महीने बोला था कि 6 महीने में ही जो है सुनवाई हो जानी चाहिए, फैसला आ जाना चाहिए। लेकिन आज तक ना तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और ना ही जो है इस पे किसी तरह का काम हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कंटेम्प्ट है, उल्लंघन है। तो ये पूरे के पूरी मामला जो है इन्होंने इसमें के बारे में बताया है। तो ये जो कुछ सजेशंस इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं आप इनको देख सकते हो। उसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पे कंक्लूजन में बोला है कि 3.5 लाख के लगभग लोग जो हैं जो इनोसेंट हैं। देखिए, इनोसेंट वो इस टर्म में कह रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो ये अंडर ट्रायल लोग हैं, तो इनके लिए जो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है ना। तो इसके बारे में इन्होंने ये बात बोली है कि जो रूल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, ये दूसरों लोगों के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं होता। दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ मिस्टर कुरैशी। शानदार है। इसको आप लिख लीजिए, इसके आप नोट्स भी बना सकते हो इन सजेशंस वगैरह के, और ये जो आर्गुमेंट्स इन्होंने दिए हैं आप इसके भी नोट्स बना सकते हो, बहुत शानदार है। चलिए आज अब आते हैं फ्रंट पेज के ऊपर। फ्रंट पेज पे जो पहली न्यूज है वो थोड़ी सी सैड न्यूज है। देखिए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक दुनिया का गिने चुने दुनिया का एक बहुत ही इलीट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस में काम करती है। बहुत, जैसे नासा हो गया या यूरोपियन एजेंसी होगी, चाइनीज एजेंसी होगी, इंडियन एजेंसी होगी, भैया बहुत ही इलीट है। और जब इतनी इलीट ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन अगर वो फेल होता है तो वो एक जो है इंटरनेशनल न्यूज तो बनता ही बनता है। ऊपर से जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है उसको भी कहीं ना कहीं धक्का लगता है। तो जो हमारा अभी हम लोग एक लॉन्च करने वाले थे सैटेलाइट GSLV रॉकेट के थ्रू, देखिए थोड़ा बता देता हूं। जैसे जैसे ये रॉकेट होता है एक, जैसे कोई रॉकेट होता है, ये होता है रॉकेट। इस रॉकेट से अटैच करके ना सैटेलाइट होते हैं। तो रॉकेट का काम सिर्फ यही होता है कि इस सैटेलाइट को ऊपर लेके जाना ऑर्बिट में। एक बार जब ये सैटेलाइट ऑर्बिट में चला जाता है तो ये रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो है वो, इसका कोई काम नहीं है, बेसिक काम होता है सैटेलाइट का। तो रॉकेट इज जस्ट अ मीडियम टू टेक दैट सैटेलाइट फ्रॉम हेयर टू ऑर्बिट।
तो ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट, इसको ये कहा गया GSLV, ये रॉकेट का नाम है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये अभी जो है हम लोग अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले थे, जिस सैटेलाइट का नाम था EOS-3, और ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। तो ये जो सैटेलाइट जो इसको ये रॉकेट लेके जा रहा था GSLV, ये भैया हवा में ही ब्लास्ट हो गया, हवा में ही ब्लास्ट हो गया। इसका जो इंजन था, इसके इंजन में 3 स्टेज होती हैं। देखिए आज का जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो भी इसके बारे में ही बता रखा है, दिखा देता हूं आपको, बड़ा शानदार है। तो ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूं। देखिए इसका जो जो इंजन होता है GSLV का, ये देखिए इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। जो तीसरी स्टेज होती है इसके इंजन की, उस तीसरी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो इस बार जो इसरो ने यूज किया था, उसकी तीसरी स्टेज में जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है वो जल नहीं पाई, और ये तीसरी स्टेज में जाके फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, और जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया और इसका ब्लास्ट हो गया। तो यही इसके बारे में बताया है कि जो तीसरी स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन थी, ये प्रॉपर तरीके से इसका कंबस्शन नहीं हो पाया। और जो EOS-3 मतलब जो सैटेलाइट हम लॉन्च करने वाले थे, एग्जाम में आपको वो पूछेगा कि ये लो रेजोल्यूशन था, हाई रेजोल्यूशन नहीं था। इसका मतलब ये जो सैटेलाइट इमेजेस भेजता उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लो रेजोल्यूशन होता। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये जो इमेज आपको भेजता वो रियल टाइम इमेज होती, मतलब सिर्फ 10 या 20 सेकंड पहले खींची हुई इमेज होती। तो इसके थ्रू जो आपको इमेज मिलती, जो डेटा मिलता, वो एकदम लाइव डेटा मिलता। लो रेजोल्यूशन तो होता लेकिन लाइव मिलता। तो ये यहां पे बड़ी खास शानदार बात है। तो क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेटरी था, इसलिए साइक्लोन वगैरह को, फ्लड वगैरह को जो है ऑब्जर्व करने में, जो क्रॉप्स को ऑब्जर्व करने में, वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर, उसके अलावा जो कोस्टल एरियाज में चेंजेस होते हैं, या जो हिमालय में जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते रहते हैं, वो सारी की सारी जानकारी ये आप हम लोगों को यहाँ पे देता। अब देखिए GSLV तो हो गया फ्लॉप। ये जो GSLV था इसको कहा जाता है Mark II, और दूसरा हमारे पास एक और GSLV है जिसे कहा जाता है Mark III। देखिए बता देता हूं आपको, जो Mark II टेक्नोलॉजी है वो रशिया के GSLV से हम लोगों ने लिया है या कॉपी किया है। लेकिन Mark III जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का रॉकेट होता है, और ये इंडिया ने अपने आप खुद इसको डेवलप किया है। तो अभी जो इंडिया का जो ये फ्लो फेल हुआ है ये था Mark II, लेकिन हमारा जो गगनयान मिशन है और जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं GSLV Mark III। इसका मतलब अगर ये फेल हो गया है तो इसका गगनयान के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो पहली बात तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है हमारे पास जिसके ऊपर फर्क पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट का नाम है निसार। निसार जो प्रोजेक्ट है ये इसरो और नासा के कोऑर्डिनेशन से बना है, तो दोनों का कोलैबोरेशन है। इसमें जो है GSLV Mark II का हम लोग यूज करने वाले हैं, और क्योंकि अभी GS Mark II फेल हो गया है, इसकी वजह से इसकी सक्सेस के ऊपर भी थोड़ा सा डाउट हमें हो गया है। पहले ही GSLV-2 की जो ये लॉन्च था, इसको कई महीने तक, पहले तो इसको मार्च में किया जाना था, मार्च में इसको कर नहीं पाए क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस थे, और उसके बाद कोविड-19 हो गया। तो जो ये निसार को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो नासा को और इसरो को जो कोऑर्डिनेशन है, इनका आपस में कोऑपरेशन है, शायद इसके ऊपर भी अभी थोड़ा डाउट हो गया। तो इसको भी थोड़ा सा और ज्यादा अभी ऑब्जर्व करने की जरूरत है, थोड़ा सा और ज्यादा इसको स्टडी करने की जरूरत है। तो यही था इसके बारे में, GSLV के Mark II और Mark III के बारे में, थोड़ा सा इस मिशन के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला जो आर्टिकल यहाँ पे आता है वो है रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 3 मंथ लो इंडस्ट्रियल आउटपुट। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन का, देखिए हमारे पास ना, हम जो इन्फ्लेशन होती है इंडिया में, उसके मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे आप रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स के ऊपर फोकस करता है, और WPI जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करता है। अगर आपने इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपको इन चीजों का पता होगा। इसको रिलीज कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये आपको याद होना चाहिए। RBI की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? 4 ± 2। मतलब अगर इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% के बीच में है तो ये टॉलरेबल है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही ये 6% से ऊपर जाती है तो आरबीआई को स्टेप लेना पड़ता है, आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है। तो बस इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अभी इस रेंज के बीच में है, हेल्दी रेंज के बीच में है, तो आरबीआई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबकि थोड़े समय में लास्ट टाइम जो हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6% से ज्यादा है और आरबीआई बड़ी असमंजस में है, पैराडॉक्स में है। तो क्या करें, ग्रोथ पे फोकस करें या इन्फ्लेशन पे फोकस करें? फाइनली आरबीआई ने ग्रोथ के ऊपर फोकस किया था और आरबीआई ने कहा था कि इन्फ्लेशन अभी इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने नहीं है। चलिए अगला जो आर्टिकल है वो आता है यूपीएससी से रिलेटेड, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे बता देता हूं। सीएपीएफ का एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, जिसको लेके आपत्ति हो सकती है और वो एक्चुअली में आपत्ति हुई है। देखिए इसमें सवाल पूछा गया था फार्म बिल को लेके और एक इसमें सवाल पूछा गया था बंगाल वायलेंस को लेके। तो भैया अभी जो बसपा की सरकार है या कई पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कहना है कि बीएसपी ने क्वेश्चन इसीलिए पूछे हैं क्योंकि वो बीजेपी के एजेंडा पे काम कर रही है। तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है यूपीएससी, उससे जो है एक उम्मीद लगाई जाती है कि वो अनबायस्ड रहेगा, सरकार के साथ नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन क्वेश्चन से दिखता है कि यूपीएससी भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूपीएससी वाले इसमें आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाने में क्या जाता है। चलिए अगली जो न्यूज है दैट इज अबाउट एलिफेंट काउंट नेक्स्ट ईयर विल बी सिमिलर टू द टाइगर सेंसस। देखिए अभी टाइगर सेंसस हुआ था 2018 का टाइगर सेंसस की जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जिसमें इंडिया में जो है टाइगर की पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। लगभग 3000 के लगभग टाइगर अब हमारे पास हैं और मध्य प्रदेश में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके टाइगर के सेंसस को किया है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक एलिफेंट सेंसस भी करने वाला है। तो ऐसा एक प्रपोजल आया है और ये प्रपोजल कब आया है? ये आया है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये कब था? थर्सडे को भैया वर्ल्ड एलिफेंट डे था, जिसके में जो है सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग इंडिया में एलिफेंट पॉपुलेशन का भी सेंसस करेंगे। ठीक है। और अगर आईयूसीएन की अगर आप बात करो तो आईयूसीएन में एशियन एलिफेंट की जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड स्टेटस है। उसकी जो रेड लिस्ट होती है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड वल्नरेबल, उसमें एंडेंजर्ड स्टेटस इसको दिया गया है। दुनिया में जो अर्थ पे लैंड पे जो चलने वाला जो मैमल है वो होता है सबसे बड़ा अफ्रीकन एलिफेंट। इंडियन जो एलिफेंट होता है, एशियन एलिफेंट होता है, इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता है। अफ्रीकन एलिफेंट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। चलिए ये न्यूज कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी न्यूज है। तालिबान लगातार अफगानिस्तान के कई सारे नए नए एरियाज पे कंट्रोल करता आ रहा है ना। अफगान फोर्सेस जो है वो पीछे हट रही हैं। इसी तरह से देखा गया है कि तालिबान ने अपनी ग्रिप को टाइट कर दिया है। उसने हेरात और गजनी को भी कैप्चर कर लिया है और कंदाहार बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है वो कैप्चर होने के बिल्कुल कगार पे है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है, आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है आपका यहाँ पे अफगानिस्तान और ये है आपका यहाँ पे कंदाहार। ठीक है। और जहां पे इसकी कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम है जी काबुल। तो यहाँ पे आप नजर आ रही है, ये आपका दिखता है काबुल। तो देखिए कई सारे एरिया में हेमलन जो है ना, जबोल जो है, कंदाहार जो है, इन और गजनी, देखिए गजनी, इन एरियाज को अभी तालिबान ने कवर कर लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आने वाले 1.5-2 महीने में वो काबुल के को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो वहां पे जो फॉरेन फोर्सेस हैं तो डेफिनेटली उनको तो चिंता है ही। अमेरिका तो पहले ही वहां से आउट हो ही रहा है, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है और इंडिया की जो कुछ वहां पे इन्वेस्टमेंट थी वो भी खतरे में अभी। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन इतनी खराब है कि अभी वहां पे कोई होप नजर नहीं आ रही है। हालांकि ऐसा कहा गया है कि अफगानिस्तान, ऐसा एक रिपोर्ट आई थी, अल जजीरा में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि जो अफगान की गवर्नमेंट है उसने तालिबान के साथ कुछ पीस डील करने की बात की है, पावर शेयरिंग वगैरह, लेकिन पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अफगानिस्तान हमेशा से ही काफी इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया को लेके, हमारे हिस्टोरिकल और कल्चर रिलेशनशिप रहे हैं। महमूद गजनी की अगर बात करो तो वो उनकी कैपिटल यही थी, महमूद गजनी, जिसने इंडिया पे अटैक किया था 1999 और 1000, उस समय की बात है ये है। उस समय उनकी कैपिटल गजनी ही थी, तो वो गजनी से आते थे और पाकिस्तान में उस समय तो हिंदू राजा हुआ करते थे, राजा राजापाल कुछ करके नाम था, आई डोंट नो। तो यहाँ पे जो इंडियन जो किंग्स थे उनके ऊपर अटैक होते थे। उसके बाद भी बहुत सारे
जो टर्किश रूलर्स हुए, इन्वेजन हुआ, अफगान्स के थ्रू इन्वेजन हुआ, मंगोल्स आए, है ना, तो सारे के सारे जो हैं इसी रास्ते से आते रहे और इंडिया के ऊपर अटैक करते रहे। उसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये पूरे का पूरा एरिया जो है दैट वाज पार्ट ऑफ वन इंडिया। एनीवेज, ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो बाउंड्रीज है वो चेंज होती रहती हैं, है ना, टाइम टू टाइम। बट यस, दिस इज द सिनेरियो इन अफगानिस्तान। ओके, सो और जो हमारे लोग प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हो, i2 classes_UPSC इंस्टाग्राम का हमारा पेज है। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप i2 classes_UPSC इसको अगर सर्च करोगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, जहां पे करंट अफेयर वगैरह हम लोग करते हैं। और यूट्यूब पे भी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगली न्यूज की तरफ दोस्तों हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। अगली न्यूज आती है, वो आती है कहां से? यूरोप से आती है। पहले भी इस टॉपिक को मैं आपको करवा चुका हूं। यूरोप में आजकल समस्या थोड़ी सी ज्यादा गंभीर है। क्यों है? क्योंकि यूरोप में एक बड़ा ही पेक्युलर सा ट्रेंड हो गया है। जो नदर्न यूरोप है, नदर्न यूरोप में भैया चल रही है गर्मी, बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर। और जो सदर्न यूरोप है, जैसे आपका मान लो जर्मनी, सदर्न यूरोप तो नहीं लेकिन जो जर्मनी है, जैसे जर्मनी, बेल्जियम, वहां पे है फ्लड। और उसके अलावा जो इटली वगैरह में क्या है, इटली में आ रही हुई है वाइल्ड फायर। इटली, अल्जीरिया, ग्रीस, यहाँ पे है वाइल्ड फायर, आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है। और इसका रीजन क्या है? रीजन है क्लाइमेट चेंज। और नदर्न यूरोप में जैसे आपका जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, वहां पे फ्लड इतनी ज्यादा है, 200-250 लोग मर गए हैं। अल्जीरिया में भी जो है 65% के 65 लोग मर चुके हैं। तो ये एक कहीं पे फ्लड, कहीं पे पानी ही पानी, कहीं पे आग ही आग। तो क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या है। तो क्लाइमेट चेंज का अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, पहले देखो मैं करवा चुका हूँ डिटेल में काफी, है ना, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके अलावा तो यहाँ पे और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है। थोड़ा ये जीएसएलवी वाला मैंने आपको करवा ही दिया। एक थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो कि देखिए सोशल मीडिया में क्या है ना, पेंडेमिक के समय में जो छोटे बच्चे हैं बिलो 18 या 13-14, वो थोड़े से सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की वजह से, इंटरनेट पे एक्टिव होने की वजह से कई बार उनको ऐसी चीज देख लेते हैं वो लोग इंटरनेट पे जो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्दी नहीं है ना। तो ऐसे बच्चों पे नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, तो इसके लिए फेसबुक और गूगल और इंस्टाग्राम करे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसी ही कोशिश अभी जो है अब गूगल ने भी किया है। इसने अपने जो गूगल क्रोम है, जो अपना ये सर्च इंजन है, उसको कुछ मॉडिफाई किया है ताकि 18 साल से कम के जो बच्चे हैं वो इस तरह के साइट्स के सामने ना आए या वो कन्फ्रंट ना करें जो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल होते हैं। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से परमिशन लेके इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। या फिर प्राइवेसी मोड अपने आप ही ऑन हो जाएगा। अगर 18 साल से कम का बच्चा अगर लॉगिन करता है तो प्राइवेसी मोड अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ साइट्स को ऑलरेडी ब्लॉक किया जा सकता है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि ये कितना इफेक्टिव होगा कितना नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन स्टिल गूगल तो कह रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर के इस तरह के स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। चलिए ठीक है, अगली जो न्यूज आती है वो आती है द बेस्ट टाइम्स द कॉर्पोरेट इंडिया टू स्टेप अप रिस्क सेज फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये तो कोई खास न्यूज नहीं है, इंडिविजुअल न्यूज आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन इस न्यूज को थोड़ा सा पढ़ सकते हो। गोयल जी ने कहा है कि नीड टू एक्सप्लोइट स्ट्रेंथ्स ऑफ द एफटीए। एफटीए का मतलब होता है दोस्तों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करती है, इसका मतलब उसकी जो गुड्स होती हैं वो उसको अपने डोमेस्टिक गुड्स के जैसे ही ट्रीट करती हैं। अगर इंडिया श्रीलंका के साथ जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करता है, इसका मतलब श्रीलंका के जो गुड्स इंडिया में आएंगे इंपोर्ट होके, वो बिल्कुल इंडिया के जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। उनके ऊपर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई जाएगी। कई बार फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री होती है उसको नुकसान पहुंचता है। तो हमारे जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमेशा से ही सरकार को यही कहते हैं कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मत कीजिए, स्पेशली ऐसी कंट्रीज के साथ जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग होती है। उनका कहना है कि इसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचता है। बस गोयल जी ने अभी इनको यही कहा है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग इंडस्ट्री को ध्यान में रख के करते हैं। इंडिया अभी जो है कम से कम 13 से 15 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन भी कह सकते हो, वो हमारे एजेंडा में काफी ऊपर हैं। तो बस गोयल जी ने यही कहा है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। एक सजेशन आपको देता हूं, एक होमवर्क आपको देता हूं कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है, 15 कंट्री का ये पार्टनरशिप है जिसका इंडिया एक मेंबर नहीं है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, नुकसान क्या होता है। आप वो कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे
पढ़ सकते हो। ठीक है, सो यही था आज का मेरा एक एनालिसिस। देखिए मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे क्लास करनी रहती है 2-2 3-3, फिर भी कोशिश करता हूँ कि हो जाए। कल और परसों नहीं आ पाया बिकॉज मेरा गला खराब हो गया था दिन भर क्लास करके, तो बिल्कुल चोक हो गया था, बोला नहीं जा रहा था मेरे से। उस गलती से मैंने ऊपर से ठंडा पानी भी पी लिया, तो थोड़ी सी समस्या वो भी है। एनीवेज फिर भी कोशिश करते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हूँ, नागालैंड में, तब तक थोड़ी सी समस्या है। दिल्ली में जाने के बाद सारी चीजें दोबारा से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगते हैं हमारे एनालिसिस, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, हमारे बारे में, है ना। और बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।